क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किसी एग्ज़ाम पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि टू पास एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स। इफ़ ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट बाय द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर तुम्हें कोई एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम हो रहा है, अगर उस एग्ज़ाम में तुमको पास होना है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हम कर रहे हैं परसेंटेज सीट का। पहले हम थोड़ा ये करेंगे, फिर उसके बाद हम रिवाइज करेंगे वो कैलकुलेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उस एग्जाम को पास करने के लिए हमें मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। दैट मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स अगर 100 होंगे तो पास मार्क्स कितना होगा, बता सकते हो? 40 है ना, 40 नंबर पे पास हो जाओगे, 40% मार्क्स आएगा, पास हो जाओगे। ठीक है, अब अगला सवाल, सवाल बोलना है। और अगर किसी को 40 नंबर आता है तो वो 40 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, इफ ही गेट्स 40 मार्क्स ही फेल्स बाय क्या है, हाँ, इफ ही गेट्स 40 मार्क्स ही फेल्स बाय 40 मार्क्स। दैट मीन्स तुम बताओ इसके अकॉर्डिंगली पासिंग मार्क्स कितना दिया हुआ है। अगर किसी को 40 नंबर आ रहा है और 40 नंबर से फेल हो जा रहा है, इसका मतलब पासिंग मार्क्स है कितना, 80। और हमारे हिसाब से कितना है, 40, तो 40 को हम 80 बना लेंगे इंटू 2, तो टोटल मार्क्स को भी हम डबल कर लेंगे, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा हर चीज़ को, तो 200 मार्क्स हमारा टोटल मार्क्स है। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। इतना मैं खराब पढ़ाता हूँ क्या कि दिन प्रतिदिन बच्चे घटते ही जा रहे हैं, मुझे अजीब सा लगता है कभी कभी सही में। खैर छोड़ो, जो भी है। ठीक है, टोटल मार्क्स 200 हैं। और कैसे पता चला, क्योंकि 40 मार्क्स हमको आया, 40% मार्क्स अगर टोटल 100 होता है तो 40 पास आउट है, लेकिन बोल रहा है कि 40 मार्क्स आया और आप 40 नंबर से फेल हो गए। दैट मीन्स आपको 80 नंबर चाहिए था पास होने के लिए। ठीक है, ये आपको पास नंबर चाहिए था, तो हमने 40 को 80 बनाया, तो 100 जो भी हम टोटल मार्क्स रखे थे उसको भी डबल कर दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजी था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। A candidate scored 25% marks and fails by 30 marks. ठीक है, while another candidate who scores 50% marks gets 20% more marks, 20 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग खुद से पढ़ो, मैं बताता हूँ क्या करना है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम इस पॉइंट पर खड़े हो, ये है 0 वाला पॉइंट। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक दोस्त यहाँ पे तुम्हारा खड़ा है -40 पे, तुम यहाँ पे खड़े हो 20 पे मान लेते हैं, तो तुम्हारे इस दोस्त को कितना किलोमीटर चल के आना पड़ेगा तुमसे मिलने के लिए? 20 किलोमीटर। ओके, ऐसा है। नहीं, ये तुम्हारा जो दोस्त है वो -40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और तुम्हारा एक नंबर सिस्टम है, तुम ये वाला न्यूट्रल पॉइंट है। तुम्हें इस दोस्त को तुम्हारे पास आना है मिलने के लिए, तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? क्या? हाँ, 60 किलोमीटर। और कोई आंसर? तुम्हें पॉजिटिव आने के लिए, अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम्हें पॉजिटिव आने के लिए पहले न्यूट्रल होना पड़ेगा ना। अगर तुम नेगेटिव में मार्क्स ला रहे हो तो तुम पहले 0 पे आओगे, तो 0 पर आने में ही इस आदमी को 40 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद वो यहाँ से फिर चलेगा 20 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर इसको यहाँ से यहाँ तक, शायद तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा वीक लग रहे हो मुझे, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया ना।
बात समझ में आ रही है ये क्या कहना चाह रहा है? ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि बंदा यहाँ से पहले यहाँ आएगा। नंबर सिस्टम तुमने पढ़ा होगा, इधर जो होता है ये माइनस वाला होता है और इधर जो होता है ये, ठीक है, और इधर होता है प्लस वाला एक्स, एक्स डैश, वाई डैश और वाई। जो डैश वाला सिस्टम इधर माइनस होता है, जैसे -3 -2, इधर से -3, ये 1 2 3 होता है, फिर इधर भी पॉजिटिव 1 2 3 होता है। ये तो जानते होगे। नहीं जानते तो ठीक है। मान लो कि ये धरती है, ये अर्थ है, ठीक है, और धरती से नीचे 40 किलोमीटर आदमी कोई खड़ा है यहाँ पे, एकदम ज़मीन पे खोद के सुरंग में यहाँ पे कुछ आदमी है, ठीक है। उसको तुम्हारे और एक यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है धरती के ऊपर, वो 50 किलोमीटर का है। तो बताओ इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए कितना किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा? 90 चलना पड़ेगा। पहले माइनस से वो -40 से पहले 0 पे आएगा और फिर 0 से वापस वहाँ पे क्या कहते हैं 50 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, समझे? तो यही चीज़ यहाँ भी कह रहा है। जब हमको 25% कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 25% क्वेश्चन हम आपको मार्क्स आया था तो हम 30 नंबर से फेल हो गए। लेकिन जब हमको 50% मार्क्स आया तो हमको 20 नंबर ज़्यादा आ गया। दैट मीन्स ये जो 25% है वो कितने के बीच है, थोड़ा मैं बता रहा हूँ क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पे पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है, यहाँ पे पास मार्क्स होगा, ठीक है। तो जब तुम 25% नंबर लाते हो तो तुम कितने नंबर से फेल हो जाते हो? 30 नंबर से, ठीक है। तो मान लो -30 पे तुम पॉइंट पे हो, लेकिन एक और बंदा है तुम्हारे साथ जो 50% मार्क्स लाता है, तो वो कहाँ पहुँच जाता है? वो यहाँ पहुँच जाता है +20 पे। बात समझ में आया है कि नहीं? उसको +20 आया ना, पासिंग मार्क्स से उसको 20 नंबर ज़्यादा आया। लिखा हुआ है साफ साफ कि इफ़ यू गेट 50% स्कोर 50% मार्क्स, यू गेट 20 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स। मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स क्या होता है? पासिंग मार्क्स ही है ना, उससे 20 नंबर इस बंदे को ज़्यादा आया है। और ये इस तरफ का एक बंदा है, उसको कितना आया? कम, उसको -30 आया है, जो भी पासिंग मार्क्स था। तो कुल मिला करके, और देखो इसको 25% मार्क्स आया था, इसको 50% मार्क्स आया था। पहले तो ये बताओ इन दोनों में कितने मार्क्स का डिफरेंस है, कितने परसेंट का डिफरेंस है? 25%। और 25% ऑफ टोटल मार्क्स का ही है, ठीक है। वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 50, हाँ 50। तो ये इससे हमें पता चल गया कि टोटल मार्क्स कितना आएगा। 25% को हम लिखते हैं 1/4, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 50। तो टोटल मार्क्स आपका 200 हो गया, ठीक है, 200। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सिस्टम से करोगे ना, बहुत आसानी से समझ जाएगा। वैसे तो बहुत सारा तरीका है, एक्सेल लो, ये लो, 1/4 करके हटते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, क्योंकि ये आदमी कभी भूलता नहीं है। लॉजिकली समझने की बात, मान लेते हैं कि मिनिमम मार्क्स कुछ भी था या पासिंग मार्क्स कुछ भी था, जब हम 25% मार्क्स लाते हैं तो हम इस वाले पॉइंट से 30 नंबर कम हो रहते हैं। लेकिन एक बंदा 50% नंबर लाता है तो वो इस वाले पॉइंट से 20 नंबर ज़्यादा चला जाता है। दैट मीन्स इसके और इसके बीच की दूरी 50 है, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में 25 है। तो 25% जो हमारा टोटल मार्क्स था उसी का 50% डिफरेंस होगा, दैट इज 1/4। फिर 25% को हम 1/4 लिख दिए इंटू टोटल मार्क्स 50, तो टोटल मार्क्स हो गया 200। ठीक है, बहुत ईजी है किसी को जो नहीं समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करके तुम लोग थोड़ा सा दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 25। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन जितना भी पॉसिबिलिटीज था सब करवा दिया मैंने। तो 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, अ कैंडिडेट हु गेट्स कितना, a candidate who gets 30% of the marks in an examination fails by 50 marks. Another candidate who gets 320 marks fails by 30 marks. तुमको तो साफ साफ पता चल रहा है। बताओ तो पासिंग मार्क्स कितना है? एक बच्चा जिसको 320 नंबर आता है वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, तो कितना नंबर है पासिंग मार्क्स? 350। और
एक दूसरा कैंडिडेट है बेचारा जिसको 30% मार्क्स आया है, वो 50 नंबर से फेल हो जाता है। तो मुझे बताओ पासिंग मार्क्स कितना है। बहुत ईजी सवाल है, इससे ईजी है, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो। ये सबसे टफ लेवल का सवाल होगा जो एग्जामिनेशन वाले में पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यही कंफ्यूज करने की उसको कोशिश करेगा और तुम्हारा आंसर गलत निकलवा देगा। ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, एक बार देखो तुम लोग। तो हम लोग को पता चल गया ना कि पासिंग मार्क्स हमारा 350 है, इसमें किसी को डाउट है नहीं है ना। एक बच्चा जिसको 320 नंबर आता है वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, दैट मीन्स अगर उसको 30 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता है ना। बहुत ईजी है, समझना इस बात को। अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, उसके बाद another candidate who got 320 marks fails by 30 marks, 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता। अच्छा वो तो कर ही दिया हमने। तो अ कैंडिडेट हु गॉट 30% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन फेल बाय क्या कहते हैं 50 मार्क्स। एक बात मुझे बताओ, अगर टोटल मार्क्स का मुझे 30% मिल जाए, मान लेते कोई भी टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स ही लिख देता हूँ, टोटल मार्क्स, अच्छा ठीक है, 30% टोटल मार्क्स आ जाए मुझे और उसमें कितना जोड़ दूँ, कितने मार्क्स से फेल, कितना मार्क्स से फेल हो गया वो 50 नंबर से ना, हाँ 50 से, तो वो किससे बराबर हो जाएगा, मैं क्या हो जाऊंगा। अगर मुझे टोटल मार्क्स का 30% मुझे मिल जाए और 50 नंबर भी मिल जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 350, पास हो जाऊंगा मैं, ठीक है। ये बंदा 85 नंबर से फेल हुआ ना, ये नंबर आया टोटल मार्क्स में से और उसमें 50 नंबर जोड़ दिए तो 350 टोटल मतलब पासिंग मार्क्स हो गया, पास हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 30% को 3/10 लिखो इनटू टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, ये वाला इधर माइनस होगा 300 आएगा, इसको और इसको काट सकते हो यहाँ पे 100 से, तो टोटल मार्क्स आ जाएगा 1000, ठीक है। किसी को ये डाउट तो नहीं है कि मैंने 3 को यहाँ से कैसे काटा, मैं बताता हूँ कैसे काटते हैं। देखो काटने कोटने का भी टेक्निक सीखने की जरूरत है तुम्हें बहुत। जैसे फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, जैसे 1/2 x इज इक्वल्स टू, मान लो 1/2 नहीं है, थोड़ा सा ये 3 इधर हो गया 9/4y, तो तुम इसके ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले से काट सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको 3 से काट देंगे, 3 3 या 9, ठीक है, और नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को 2 से काट सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये एक तरीका है, तो वही किया मैंने, 3 को 300 से काट देंगे, यहीं पे काट के लिख दिया। तो ये चीज़ कर सकते हो, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ कटेगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ कटेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था और आराम से हो गया। ये जो अगला क्वेश्चन है 26, ये हम क्लास में तुमको करवाए भी हैं, एक बार कोशिश करके देखो ना। रेक्टेंगल बहुत इजी है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हर रेक्टेंगल तो देखा है ना तुम लोगों ने, ये एक रेक्टेंगल है जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। जो लंबा वाला साइड होता है उसको कहते हैं लेंथ और जो छोटा वाला होता है उसको कहते हैं ब्रेथ, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया निकलेगा। बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि मैं एक लेंथ रखता हूँ, ब्रेथ रखता हूँ, वैसे जैसे कल किया था, याद है, मैंने एरिया कर दिया। अब यहाँ लिखता हूँ पहले, बिफोर एंड आफ्टर, पहले एंड बाद में, ठीक है। मुझे बताना पहला क्या कंडीशन कह रहा है कि इन द मेजरिंग वन साइड इज टेकन 66.66% इन एक्सेस। एक बात मुझे बताओ, 16.66% कितना होता है, 1/6, कल हम लोग यही समझे थे, ठीक है। यानी अगर वो पहले 6 था लेंथ, तो अब एक एक्स्ट्रा ले लिया गया है, तो कितना हो गया, एक बढ़ा दिया गया है, तो 7 हो गया, वेरी गुड। उसके बाद क्या नाम है,
12.5% डेफिसिट हो गया। तो 12.5% डेफिसिट का मतलब है कम हो गया। तो 1/8 होता है 12 हाँ, तो पहले जो चीज 8 थी वो अब क्या हो गई 7। अब एरिया क्या हम बताए, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया आता है। तो ये हो गया 48 और ये हो गया 49। ठीक है, क्या फर्क आया एरिया में, 1 यूनिट का, है ना। हाँ, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, 1/कितना, किस पर चेंज हुआ है, हमेशा मैंने बोला है 48। हाँ, ओरिजिनल जो इनिशियल वैल्यू होता है उसी पे रखेंगे, इनटू 100 करेंगे। ठीक है, द आंसर विल बी, इसे काटेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, 25/12, दैट इज गिल यू 2, 1/12% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है एरिया में। ठीक है, ये बहुत इजी सवाल है, करो, इस सब एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, कोई है जिसको नहीं समझ में आया। ठीक है, आवाज नहीं आ रही इसका मतलब सब समझ गया। अगला सवाल का देखो, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज आर इंक्रीज बाय 37.5%, फाइंड द चेंज इन द एरिया, परसेंटेज चेंज इन द एरिया। स्क्वायर किसको कहते हैं, हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, दैट मीन्स देखो स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है, बस उसका फर्क है कि उसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया, इसीलिए कहते हो चारों साइड इक्वल होता है, बाद में समझाएंगे इस चीज़ को। ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके सब कुछ, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये इक्वल हो जा गया। ठीक है, बात समझ में आया, लेंथ और ब्रेथ इक्वल, इसीलिए तो सब साइड इक्वल हो गया। देखो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो सब मिला के सब इक्वल है। इसका भी एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, लेकिन तुम लोग अब बचपन से रटे आए हो कि सेम होता है, तो मतलब अगर ये ए रख ले लिया होगा तो ये भी ए रखा होगा तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब ना रटो तुम लोग, रटना उठने से अच्छा है तुम्हें पता होना चाहिए किसी भी किसी भी ऐसा फिगर जिसके एंगल 90 डिग्री बनता है, जब हम डिटेल में करने जाएंगे तो तुम पता उसका एरिया आराम से तुम लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल ही है, बस इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाता है। ठीक है, बाद में हम तुमको इस चीज़ को बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले बताओ, एक साइड यानी कोई भी साइड 37.5% से इंक्रीज कर दिया, 37.5% कितना होता है 3/8। ठीक है, यानी एक साइड मान लो कि लेंथ ही थी पहले 8 था और ब्रेथ भी 8 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लेंथ पहले 8 था तो अब कितना हो गया 11, 3 बढ़ गया ना, और फिर ब्रेथ भी 8 था क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, तो ये कितना हो गया 11। हाँ, तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा 64 और 121, कितने का चेंज आया, तो परसेंटेज अगर चेंज निकालने जाएंगे, चेंज इन एरिया या इफेक्ट जो है क्या कितना होगा, तो 64 को अगर माइनस करोगे तो 36 और 21, दैट इज 57 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। क्या मैंने सही लिखा है, देख लेना एक बार। इसको काट लो, कट जाएंगे तो ठीक है, नहीं कट रहा जो भी है जैसे भी है करके देखो। मोटा मोटी काट के देख लो, जितना भी हो रहा है, फ्रैक्शन में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, करके मुझे बताओ। YouTube पे वीडियो भी अपलोड करना एक झंझट ही है,
उससे कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही लीनियंट ले लिए हैं। अब अपलोड ही नहीं करूँगा, आज लास्ट अपलोड कर दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ 89.06%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 89 के आसपास होगा, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। अच्छा एक बात और समझो, कभी कभी एग्जाम्स में ऑप्शन होते हैं ना, जैसे मान लो कि 89 ऑप्शन, 89 8 पॉइंट होगा, 89 ऑप्शन मान लो दिया हुआ है, इसका करेक्ट आ गया 89 है, 60 95 है, ठीक है, और 112 है, इस तरह का कुछ आंसर आ गया मान लो। तो तुम एक चीज़ और भी जा सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन होता है जो बैंक में है ना, उसमें कैलकुलेशन में ये बहुत यूज होता है कि कुछ इस तरह का नंबर रख लीजिए ना कि आराम से कट कुट जाए, ठीक है ना। जैसे अगर तुम देखोगे तो नीचे वाला 16 से बहुत आसानी से कट रहा है, लेकिन ऊपर वाला नहीं कट रहा है ना। या कोई और नंबर ले लो, 65 ये 13 से कट जाएगा, तो ऊपर वाला कितने से कट, कुछ इधर उधर करके चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है। 5700 को जल्दी जल्दी डिवाइड कर लो तो 89.06% हो जाएगा। तो वो अप्रोक्सीमेशन वाला यूज होता है, लेकिन वो अभी बताएंगे तो झंझट हो जाएगा, इसलिए हम उसको आराम आराम से कैलकुलेशन में बताएंगे। जानना जरूरी है, ठीक है, ताकि कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाए तो वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, वहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके होना। वैसे भी क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि अप्रोक्सीमेट लेकर के आप बताइए, ठीक है। तो ये सवाल जान गए सब लोग। 27 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 28 करके देखते हैं। हाँ फिर से एग्जामिनेशन वाला ही क्वेश्चन आ गया है, तो एक बार फिर से को कर लेते हैं। 28 में क्या कह रहा है, in an exam 40% of the students failed in math, 30% failed in English and 10% failed in both. Find the percentage of students who passed in both the subject. देखे मैंने तुमको अलग से वेन डायग्राम बताया है, ठीक है। आज पूरा चैप्टर अगर देखोगे, सुबह वाला जो बैच हुआ था उसमें पूरा चैप्टर मैंने बहुत डिफिकल्ट वाले वेन डायग्राम पे क्वेश्चन करवाया, और देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। देखो जो लोग नहीं अटेंड किया वेन डायग्राम, उनको वेन डायग्राम पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि वेन डायग्राम में पहले क्या कहता है। मान लो एक छोटा सा डेमो दे देता हूं। ये देखो ये पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड पर बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन जैसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके अंदर जो लोग होंगे वो इसी के अंदर रहेंगे। मान लो कि मैंने मैथ लिख दिया, और मैथ के अंदर ये 20 वर्ड दे 20, तो ये 20 किसके अंदर है, मैथ के अंदर है, और ये 25 किसके है, अंदर है, बाहर, ये बोर्ड के अंदर है। ये बोर्ड पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर एक धरती है, धरती पर ये बीच है, तो उस धरती का नाम है मैथ। एक तरह से समझ में आया। तो बाउंड्री के अंदर वो इंपॉर्टेंट है कि ये कौन लोग हैं। पहली बात वेन डायग्राम में ये सीखना है कि जो लोग बाउंड्री के अंदर है उसको कंसिडर करना है, पहली बात। दूसरा सुनो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% स्टूडेंट्स फेल्ड हो गए मैथ में। अगर 100 लोग थे ना, अगर 100 लोग थे, मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स, पूरा अच्छे से लिखता हूं ताकि मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स 100 थे, ठीक है, तो उसमें से 100 स्टूडेंट्स में से 40 लोग मैथ में फेल हो गए, कितने, 40 लोग, 40 लोग फेल हो गए। और आगे सुनो, इसमें लिखा है 30% जो है इंग्लिश में फेल हो गए, तो इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए, 30 लोग, ठीक है, हाँ। उसके बाद और 10 लोग ऐसे भी थे जो दोनों में फेल हो गए, मैथ और इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हो गए 10 लोग। तो समझने की कोशिश करना कि मैथ का अपना एरिया है और इंग्लिश का अपना एरिया है, ठीक है। तो अगर अब जो लोग बोथ में फेल हुए, अगर बचपन में तुमने पढ़ा होगा, मैं एक बता रहा हूं, ये नंबर मत लेना, मैथ है और इंग्लिश है, ठीक है। जब हम वेन डायग्राम बताएंगे तो तुमको इस चीज को डिटेल में बताएंगे, अभी बस ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। अब मैथ में ये वो लोग हैं जो इस मैथ के अंदर कितने लोग आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डैट, ये सारा फेल का डायग्राम बनाना, कितने लोग होना चाहिए इस मैथ, ये फेल वाला डायग्राम बता रहे हैं। तो इस बाउंड्री के अंदर हमको 40 लोग चाहिए टोटल मैथ में, ठीक है। इस टोटल इंग्लिश वाले बाउंड्री के अंदर कितने लोग चाहिए, 30 लोग चाहिए। और बीच में कितना चाहिए, बीच में वो लोग हैं जो 10 लोग हैं। अब सुनो, तो मैं सबसे पहले बोथ वाला भर देता हूं कि 10 ये कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर से जाओगे तो इंग्लिश वाला हो जाएगा, इधर से जाओगे तो मैथ वाला हो जाएगा। दैट मीन्स ये एरिया कॉमन है,
ये वो लोग हैं जो मैथ में भी फेल हो गए और इंग्लिश में भी फेल हो गए। ओके, ठीक है। अब सुनो, अब इस इंग्लिश बाउंड्री के अंदर तुमको कितना स्टूडेंट को अलाउ करना है। देखो इंग्लिश के अंदर 30 लोगों को अलाउ करना है, 10 ऑलरेडी घुस चुका है। यहां से ध्यान से देखो, इस बाउंड्री के अंदर तो 10 घुस चुका है, तो यहां कितना लिखूं मैं, कितने रह गए, 20 मैंने यहां लिख दिया। अब फिर से देखना, इस मैथ के अंदर बाउंड्री के अंदर हमको टोटल 40 लोग चाहिए था, लेकिन 10 ऑलरेडी कॉमन वाले में घुसा हुआ है, तो यहां पे बच गए 30। हाँ, तो कुल मिलाकर के तुम देखोगे तो कितने, अब पूछ रहा है क्या आगे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब सुनो, ये जो तुम लिस्ट बनाए हो किन लोगों का लिस्ट है। मैं पूछूं कि ये 20 लोग कौन है, तो तुम बोलोगे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं ना, क्योंकि देखो ये पूरा डेटा जो शो कर रहा है ना, ये डायग्राम, ये फेल लोगों की शो कर रहा है। इसके अंदर जो भी लोग आ रहे हैं सब फेल हो गए हैं, ठीक है। अब जब फेल हो गए तो मैंने बोला ठीक है, तो ये जो 20 लोग हैं ये फेल तो हुए हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, मैथ में फेल नहीं हुए हैं। और ये जो 30 लोग हैं ये मैथ में तो फेल हुए हैं, इंग्लिश में नहीं हुए हैं। यही 10 लोग हैं जो सिर्फ जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। समझ में आया? तो ये वो लोग हैं जो किसी न किसी वजह से फेल हो गए, कोई मैथ में फेल है, कोई इंग्लिश में फेल है, कोई दोनों में फेल है। तो टोटल मिला के कुल कितने लोग फेल है, पूरा किसी न किसी तरीके से 60। हाँ, दैट इज 100 में 60 लोग फेल हो गए हैं। टोटल 100 हमने लिया था, उसमें 60 लोग फेल हो गए, बचे कितने, 40 लोग। वो 40 लोग कौन होंगे? वेरी गुड, दोनों में पास, क्योंकि उनका नाम तो इधर आएगा ही नहीं, क्योंकि जो एक में पास हुआ है वो भी इस लिस्ट में नाम है कि नहीं। जो दोनों में फेल हुआ है, तो जो दोनों में फेल हुआ है उनका भी है, लेकिन जो दोनों में पास हुआ है वो यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा तुमको, वो अलग, उनका अलग लिस्ट है। तो ये 60 लोग वो हैं जो किसी न किसी तरीके से फेल हुए हैं, ठीक है। कोई इंग्लिश में फेल हो गया, कोई मैथ में फेल हो गया, कोई दोनों में फेल हो गया। लेकिन ये 40 लोग जो इन लोगों की लिस्ट में नहीं है, वो लोग कहाँ हैं? वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों में पास हो गए हैं, ठीक है। तो दिस इज द 40, मतलब 100 में लिए थे तो 40% है नहीं, दैट मीन्स 40% लोग क्या हुए, ठीक है। अगर परसेंटेज के टर्म्स में भी लें तो कोई टेंशन नहीं है, तुमको पता ही है, कल ही समझाए थे कि 100% में कितना भी घटाओ उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, मैं परसेंटेज के टर्म्स में लो या उससे कोई टर्म, ठीक है। लेकिन इसको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ठीक है। तो डायग्राम को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे टफ लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे वेन डायग्राम जब हम तुमको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना, और ये क्वेश्चन सब कॉमन है एग्जाम में, कैट में, मैट में, बैट में, सब में आएगा ये, ठीक है। तो तुमको ये सब जानना जरूरी है, और ये सबसे बेसिक लेवल का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल मुझे लगता है तुम लोग इजी है, करके दिखाओ। 29, क्वेश्चन नंबर 29। देखो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा ना, फिर भी पूछा करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं दोबारा बता पाऊंगा, और उन लोगों का भी अच्छा से हो जाएगा जो थोड़ा मोड़ा डाउट वगैरह है। मुझे बताने में कोई झिझक नहीं है, तुम लोग पूछो, ठीक है। तो चुप रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर पूछो। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 50% बुक ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इन फ्रेंच। देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब तुम क्वेश्चंस बनाओगे तो बहुत सारा चीज़ टेक्निकल वर्ड आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। 100 रुपये ज़्यादा कम हो जाएगा, मान लेते हैं कि मेरे पास 200 रुपये हैं इनिशियली, ठीक है। मैं 200 रुपये लेकर के मार्केट चला, याद है। तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि मेरा 100 रुपये जो है खो गया, आई लॉस्ट इट, कहीं पे खो गया, ये मान लेते हैं खो गया। तो मेरे पास कितना बचा? 100 रुपये बचा, हाँ या ना, बोलो। दैट मीन्स मेरे पास 100 रुपीज़ रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग है। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चंस कभी कभी टेक्निकली ये कहता है, जैसे यहाँ पर कहा ना कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अभी जो पैसा बचा है, मतलब, या मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास जो भी कुछ भी, ये पूरा डायग्राम मैंने शो कर दिया। मैंने तुमसे ये कहा कि मैं 30% ऑफ टोटल मनी, जो मेरे पास पैसा था टोटल,
वो मैंने किताब पे खर्च कर दिया, स्पेंट ऑन बुक, स्पेंट ऑन बुक। तो बताओ कितने पैसे खर्च किए, दिमाग से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 30% ऑफ टोटल स्पेंट ऑन बुक, तो कितना खर्च किया मैंने, बताना। बुक पे कितना खर्च किया? अरे 30 नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं जो खर्च, तुम ये बताओ 30। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा 30% ऑफ टोटल, तो याद रखना इसमें टोटल की बात होगी। 1/3 इंटू टोटल कितना है 200, तो हमने ₹60 खर्च किया। लेकिन इसी चीज को कितना दिमाग से एग्जामिनर घुमा देता है, वो यहीं पे बोल देगा कि अगला सवाल मान लो इस तरह का दे, इसी पर देगा कि बोल देगा कि 30% ऑफ रिमेनिंग स्पेंट ऑन बुक, स्पेंट ऑन बुक। अब बताओ अब कितना पैसा खर्च किया है? अब 30 रुपए ही किया है, क्योंकि रिमेनिंग जो है वो सिर्फ 100 रुपए था, ठीक है। हाँ, 3/100 इंटू 10, सॉरी 30 सब ठीक है, ये काटोगे 30 रुपए मिलेंगे, ठीक है। देखा दोनों में डिफरेंस, तुमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को कभी भी नजरअंदाज मत करना, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, और ये तुमको देगा ही देगा हमेशा। तो 30% ऑफ टोटल अलग चीज है, 30% ऑफ द रिमेनिंग अलग चीज है, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे और तब हम बहुत इजीली बना पाएंगे। तो पहले इस चीज को समझ लो, लिख लो, ताकि हम आगे देख सकें। समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 को ही करना है। अब तुम लोग खुद सोच के करना, ठीक है। एक लाइब्रेरी है, मान लेते हैं कि उसके अंदर 100 बुक है। मान लेते हैं इनिशियली कितना बुक है, 100 बुक है। इनिशियल 20 या 200, मतलब 100 बुक है टोटल, टोटल ही रख लो ना। टोटल बुक्स कितने हैं, टोटल बुक्स हमने मान लिया 100 है, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर क्या है उसमें से, एक सेकेंड यार, ये हेलो, हाँ, तो ठीक है, 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, ठीक है। तो 100 टोटल बुक्स कितने हैं 100, उसमें से कितना परसेंट हिंदी में है 20%। तो बताओ हिंदी का कितना हुआ, बोलो। 100 बुक में हिंदी के कितने बुक हैं, 20 बुक, 20 बुक यार। ठीक है, अब अगला चलते हैं। 50% ऑफ द रिमेनिंग, बताओ 100 बुक में 20 हिंदी के जा चुके हैं, बचे कितने 80 का कितना परसेंट, 50% इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में कितने बुक हैं बताओ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इंग्लिश। अरे इंग्लिश का 50% बोल रहा है ना, मतलब जो बचा हुआ है वो फिर उसका 50%, दैट मीन्स बचा हुआ तुम्हारा 80 है ना, अगर इंग्लिश खत्म हो गया तो। यदि हिंदी में 20 दे चुके हैं तो 80 का 50% कितना होगा, हाँ 40, हाँ 40 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब और आगे, अब हमारे पास कितने बुक बच गए, ध्यान से देखो तो 100 में से 20 और 40 60 जा चुके हैं, अब हमारे पास 60 हैं, है ना। ध्यान से देखो, टोटल बुक्स में 20 हिंदी के मिल गए, 40 इंग्लिश के मिल गए। उसके बाद 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, तो बचा हुआ है फ्रेंच में। तो फ्रेंच में कितना है 30% का रिमेनिंग, इसका 30% कितना है 18। 30% निकालने का तरीका है 3/10 कर दो,
ये हो गया 18 आएगा, ठीक है, तो 18 हो गया। अब लास्ट में हमारे पास कितना रिमेनिंग बुक बच गया है बताना। हम एक एक ऐसे तुम लोग को एक ही लाइन में डायग्राम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग बुक कितना है, 18 चला गया 60 में तो 42। ठीक है, तो कितना बच गया, 42 बुक बच गया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब लेकिन ये कह रहा है कि 40, हाँ 40, अरे 40 तो हम बुक लिख दिए भैया, इंग्लिश की बुक निकाल दिए, वो ये कब रिमेनिंग हो गया। ये बात, हाँ हाँ ठीक है, हाँ 60 का 30% कितना होता है, 18। ओहो सॉरी 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 सॉरी, रिमेनिंग क्या बात कर रहे हो, गलत लिख दिया है क्या मैंने। अच्छा सॉरी सॉरी, फिर ठीक है ठीक है। तो 40 बुक कितने का है, सॉरी 40 का कितना, 30%, दैट मीन्स 12, 12। हाँ बचा हुआ कितना है, 28। ये रीजनल है, रीजनल लैंग्वेज में है, और ये कितने के बराबर दे रखा है, 6300 के। हाँ तो 6300 करो, हो गया होगा करते करते में। हाँ देखो, एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखना, हम समझाए हैं लेकिन फिर से हम एक बार समझाते हैं। ये मुझे कोई बार बार कॉल क्यों कर रहा है, इतना फ़ोन करते हैं लोग इस टाइम ना। ठीक है, तो मैंने एक बार बताया था कि इस चीज़ को कन्वर्ट करना है कि मान लो कि हमको 8 को 16 बनाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इंटू 2 कर देते हैं। ये 2 कैसे आया है पता है, ये 2 आया है 16 डिवाइड बाई 8 करके, देखो है ना, यही करके आया है लॉजिक। ठीक है, लेकिन कभी कभी ना कटे, मान लो हमको नहीं आता है कटने, 8 को 18 बनाना है तो बहुत मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम को तुम्हारा एग्जामिनर हल्का कर देगा आगे जा करके, इसलिए शांति से बैठे रहना। जैसे 8 को 18 कैसे बनाएंगे, कैसे बनाए हैं इसको, देखो 16 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ भी 18 बाय 8 कर सकते हैं, नहीं काटेंगे छोड़ देंगे ऐसे ही। हम 8 को जब 18 बाय 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 18 ही आएगा, देख लो करके। 8 को जब तुम 18 बाय 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये और 8 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 18। बोलो, लॉजिक तो यही कह रहा है। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे मान लो हमको नहीं कट कुट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 6300 डिवाइडेड बाई 28 कर दें, ताकि जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। बोलो, बिल्कुल सही बात है ना। हो सकता है बहुत को नहीं समझ में आए, फिर से समझो। जब 8 को एक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा चीज इस पर बेस्ड होता है। फिर से सुनना मेरी बात, हमको ना 8 को 16 बनाना है तो कैसे बनाएं, इंटू 2 करके। ये तुम खुद लॉजिक सोचो, ये 2 तुमको कहाँ से दिमाग में आया, तुमने बोला कि अच्छा 16 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, कौन कितना टाइम्स है ये हमको डिवाइड करके पता चलता है ना। 16 डिवाइड बाई 8 किया होगा तभी तो आया होगा लॉजिक में, दिमाग में। वही चीज़ हम कह रहे हैं कि हमको 8 से मान लो 19 नहीं पता कितनी टाइम्स होता है, हमको नहीं पता, हमको कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह का आया, तो हम क्या करेंगे, हम बजाय यहाँ पे दिमाग अपना खपाने के हम क्या करेंगे, इंटू 19 बाई 8 कर देंगे, क्योंकि हमको पता है इस नंबर को अगर 19 बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मिलेगा। देख लो 8 इंटू 19 बाई 8 से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, 19 आएगा। समझे, कोई है जिसको ये नहीं समझ में आया, नहीं समझे 2-4 बार और समझाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, 28 को 6300 बनाना है, मुझे नहीं पता कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 6300 बाई 28 कर दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 28 के साथ तो 6300 ही आएगा। ठीक है, जब तुम, एक मिनट बता देते हैं तुम लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, 28 को 6300 बनाना है ना हमको, ये रिजल्ट चाहिए। एक तरह से इसको ऐसे लिखने का समझो, तुम बताओ 28 को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6300 आ जाए, तो मैं आराम से, तुम बोलोगे ठीक है 6300 डिवाइडेड बाई 28 करिए। बोलो, यही तो किया है, बस इसको ऐसे लिख दिया है है ना, यही तो किया है, बस इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, बस
भाई अब थोड़ा सा अपना वो कर रहे हैं, तो यही चीज़ को मैं ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, फट फट फट, नहीं तो लिखना है तो ऐसे लिख लो बैठ के, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो हमको पता है जब ये और ये कटेगा तो 1600, हमको 6300 चाहिए था, ये काम खत्म हो गया। अब हमको जो भी चीज़ पूछेगा हम उसको क्या करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है बोलो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी। टोटल नंबर ऑफ बुक्स ये है, तो 100 है ना, 100 इंटू 6300 डिवाइड बाई 28, इसको काट लेते हैं आराम से, यहाँ टोटल बुक्स आ जाएगा। टोटल बुक्स कितने आएंगे देख लो, हाँ 7 से काटोगे, 7 चौके 28, 7 नंबर 63, 900 ये आ गए तुम्हारे। उसके बाद 4 से इसको काटोगे तो 25 से कट जाएंगे, 22,500 टोटल आएंगे बुक, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ऑफ द रिमेनिंग और ऑफ द टोटल, ये सब में ध्यान रखना, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे में ये सब काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 वाला समझाऊं कि ना समझाऊं, समझ जाओगे तुम लोग। अच्छा एक बार 32 करो, 30 और 31 रख, जो जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं ना उसको रहने देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम करेंगे उसको वापस आकर के सब कंप्लीट करेंगे। तो एक बार 50 तक हम जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा नॉलेज कितना काम कर सकता है। हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी है लॉजिकली हम समझा रहे हैं। तो एक बार 32 नंबर का क्वेश्चन करो और एकदम से सोचो, तुमको देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही आसान है ये 32 नंबर का क्वेश्चन। 30 और 31 हम लोग लौटते टाइम करेंगे, तो ऊपर भी हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं, यहाँ भी करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे। अपने आप तुम बना लोगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सीखना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 32, हाँ तानिया तुम समझा सकती हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन है लेकिन क्या तुम समझा सकती हो? समझाओ। अंश कौन है, अंश तुम समझाओ। अरे समझाओ, बोल, समझा तो सकते ही हो, मतलब हल्का फुल्का तो बता दो, पूरा नहीं अच्छे से हो रहा है तो भी कोई एग्जाम है उसमें समझाओ। अब मैं किससे पूछूं, जिससे पूछ रहा हूँ वो चुप ही है, तो मैं क्या करूं बताओ। हो भी या नहीं हो, वीवो 1190 तो 1909, तुम बोलो। हाँ ठीक है, हम्म हम्म हाँ ठीक है। देखो एक तो तुम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थक गए, दूसरा बात है कि इसे बनाना भी है, और दूसरा बात है कि तुम, हम लोग कोई नहीं समझा, कोई भी नहीं समझा होगा मुश्किल। देखो जब बड़ा सफ़र तय करना होता है ना तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी जब कोई परसेंटेज के क्वेश्चन हो या किसी भी मैथ का एग्जाम का क्वेश्चन हो, पूरा क्वेश्चन भले तुम एक बार में पढ़ डालो, ओवरऑल आइडिया ना समझ में आए तो एक एक लाइन का टुकड़ा कर देते हैं। हमको भी नहीं समझ आया, चलो हमको फिलहाल मान लेते हैं कि कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, तो एक एक लाइन पढ़ के सीखते हैं, ठीक है। तो इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपेयर्ड फ्रॉम ए स्कूल ए इज 70% इन स्कूल बी। तो पहले इतना तो कंफर्म हो गया कि स्कूल ए और स्कूल बी 2 स्कूल है, इतना तो हमको लगता है सब लोगों को आ गया होगा। कितने स्कूल हैं? 2 स्कूल हैं, और सारी कहानी इसी स्कूल के बीच घटेगी, ठीक है।
तो पहला लाइन कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स स्कूल ए में क्वालिफाइड हुए हैं, तो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, पहला लाइन ही पढ़ रहा हूँ अभी, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द स्टूडेंट, क्या है, टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम द स्टूडेंट ए स्कूल ए इज 70%। कहना चाह रहा है परसेंट ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन फ्रॉम स्कूल ए 70%। हाँ, अब कहना चाह रहा है स्कूल ए में कितने, अगर मान लो कि 100 बच्चे 100 बच्चे बोल रहे हैं, क्वालिफाइड बोल रहे हैं, रुक जाओ, अगर हम मान अपेयर करते हैं, सब बच्चे 100 बच्चे अपेयर किए स्कूल ए में, तो कितने बच्चे पास हो गए बताओ, क्वालिफाइड कितने हो गए, बोलो, साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ 70%, यानी 100 में 70 लोग पास हो गए। स्कूल ए की कहानी बता रहा है, स्कूल बी में नहीं गए। स्कूल ए में कह रहा है कि अगर 100 बच्चे जितने भी अपेयर हुए हैं उसमें से 70 क्वालिफाई हो गए हैं, 30 फेल हो गए। ठीक है, हम देखेंगे क्या करना है, बात समझ में। स्कूल ए की ए को देख लिए, अब देखते हैं कि स्कूल बी में जाना कैसे है। हाँ, इन स्कूल बी, अब हम स्कूल बी की तरफ जाएंगे। The number of students appeared is 20% more than students appeared from the school A। तो सबसे पहले ये बताना है कि स्कूल बी में कितने बच्चे अपेयर किए, तो 20% ज़्यादा जितना स्कूल ए में अपेयर किया था, तो कितना हो गया, हाँ इससे 20% ज़्यादा अपेयर किए, तो 120 हो गए। और उसके बाद बोल रहा है and the number of the students qualified from school B is 50% more than the students qualified from school A। कह रहा है स्कूल A में जितना क्वालिफाई किया है उसमें स्कूल B में उससे 50% ज़्यादा किया है। तो मुझे बताओ कि हाँ, इससे इसका 50% हम ऐड करके लिख लेंगे, कितना हो गया, 105। ठीक है, तो दैट मीन्स स्कूल B में 120 बच्चों में 105 बच्चे क्वालिफाई किए और स्कूल A में 100 में से 70 बच्चे क्वालिफाई किए। बहुत इजी सवाल था। अब हाँ, अब क्या, अगला लास्ट लाइन पढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड फ्रॉम स्कूल बी। अब बहुत हो गया, तो परसेंटेज क्या मांग रहा है, किस चीज़ का, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, इसका परसेंटेज मांग रहा है कि जहाँ पर कितने परसेंट बच्चे क्वालिफाई किए हैं, तो स्कूल बी की तरफ से है। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कितना हो जाएगा, कितना क्वालिफाई किया है, 105, कितने पे 120 पे, हाँ इंटू 100 करके देखो कितना, हम ये 15 7 105, 15 8 120, फिर ये हो गया 4 2 8 25, तो ये हो गया करीब 175 है ना। 175 का आधा करोगे तो 87.5%। ठीक है, अपने हिसाब से कर लो कैलकुलेशन। तो 87.5% स्कूल बी में क्वालिफाई किए हैं और स्कूल ए का तो दे ही रखा था 70%। तो कुछ करना है, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था लेकिन कितना इजी था, इसीलिए पार्ट बाय पार्ट जाना। ठीक है, जब बहुत लंबा रास्ता हो और बहुत डिफिकल्ट लगे तो हर लाइन को पढ़ने की कोशिश करना कि कहना क्या चाह रहा है, मैं तोड़ तोड़ के पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो Vivo 1909 तुम्हें समझ में आया? हाँ, जब तुम पढ़ रहे थे तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अब आसान लगेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भी छोड़ेंगे। हाँ, 34 समझा पाऊंगा, 34 समझ जाना चाहिए। चलो 34 समझाने की कोशिश करते हैं। 33 भी समझा सकते हैं। चलो 33 भी क्यों इतना स्किप करना, 33 करते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था बस लॉजिकली थोड़ा। ठीक है, 33 करते हैं। ठीक है, सब लोग समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। देखो ये चैप्टर इतना आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बेसिक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ट्रैक पे आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवाल को भी अच्छे से डील कर सकें हम लोग, बहुत ईजी तरीके से। देखो 1 किलो का मिक्सचर है, ठीक है, उसमें सैंड है और आयरन है, पाउडर है बना हुआ। सैंड का मतलब बालू जो तुम लोग करते हो, और आयरन भी है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों मिक्सअप है और मिक्स करके कितना किलो बन रहा है, 1 किलो। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सबको। एक मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब 2 और मोर एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाते हैं।
तो एक सैंड है एक आयरन है, दोनों को मिलाया और तौल दिया तो कितना बना 1000 ग्राम। 1 kg को हम 1000 ग्राम लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब कह रहा है 20% इज सैंड, तो बताओ इसमें आयरन कितना है और सैंड कितना है, ये 20% है 20%। अब 1000 ग्राम्स में 20% होगा तो ये होगा 20 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम, क्योंकि ये 20% है। निकाल के देख लेना, निकालना है तो निकाल लो। देखो 20% यानी 20/100 इंटू 1000 करोगे तो 200 ग्राम्स मिलेगा सैंड, और आयरन कितना मिलेगा 800 ग्राम। अच्छा उल्टा पढ़ दिया मैंने, ओके ओके तो ठीक है उल्टा कर दो। 200 ग्राम हमारा आयरन है और 800 ग्राम हमारा सैंड है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन। पूरा 1 किलो का मिक्सचर था हमारा, उसमें 20% सैंड है, दैट मीन 200 ग्राम वो है, और 800 ग्राम सैंड है 1000 ग्राम। हाँ उसके बाद हाउ मच सैंड मस्ट बी एडेड सो डैट द प्रोपोर्शन ऑफ द आयरन बिकम्स 10%। तुम बताओ अभी आयरन कितना है 20%, इसको 10% बनाना है, ठीक है। अगर तुम्हारे एक बात बताओ, तुम शरबत बना रहे हो और शरबत बना रहे हो तो बहुत मीठा हो गया तो क्या करते हो, बोलो, पानी ऐड करते हो। क्यों करते हो, पानी क्यों ऐड कर देते हो शरबत में, ये बताओ, ताकि जो उसका जो इंटेंसिटी है स्वीटनेस का वो कम हो जाए। और कम कैसे होगा, उसका परसेंटेज घटते जाएगा तो पानी बढ़ाते जाओगे तो, है ना। ये जो है, तो अब मान लो कि कभी गाढ़ा दूध आ गया, तुमको लगता है यार हमको ज़्यादा नहीं पीना है, तो उसमें क्या करते हो, पानी मिला देते हो। कुछ चीज़ गाढ़ा हो जाती है, पानी मिला, दैट मीन्स तुम एक उसके एलिमेंट को नहीं छेड़ते हो। जब तुम चीनी और शरबत बनाते हो पानी और चीनी को मिला करके, तो तुम पानी डालते हो, उस समय चीनी क्या होता है, चीनी जितना तुमने डाला उतना ही है। मान लेते हैं कि तुम 500 ग्राम पानी 500 ml पानी लिए, ठीक है, और उसमें तुम 50 ग्राम चीनी मिला दिए, ठीक है, ओके। अब ये मीठा हो गया मान लेते हैं, तो तुम क्या करोगे, पानी मिला दोगे। पानी मान लो कि 100 ग्राम और मिला 100 ml मिला दिए, तो एक चीज़ कांस्टेंट है जिसको तुमने छेड़ा ही नहीं, किसको, पानी को, ठीक है। हाँ सॉरी चीनी को नहीं छेड़ा। अब एक बार हम परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर चीनी का परसेंटेज कैलकुलेट करने जाएंगे तो कितना होगा, देखो हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का काउंट करना होता है तो यहाँ पे चीनी कितना है, ये बताओ 50 ग्राम, एक हाँ 50, कितने पर है, कितने पर है 100 ml। 100 ml तो अभी आया ही नहीं है, ये इस पे बताओ 500 पे है ये। और ये अरे बाबा जब शरबत मिला के लाते हो ना तो उसमें पानी और चीनी मिल करके आता है, याद है मिक्सचर का। हाँ हाँ 550, हाँ अलग अलग नहीं लाते हो कि ये रहा पानी और वो रहा। अब मतलब उस मिक्सचर 550 ml में 50 ग्राम चीनी है, तो परसेंटेज हम जब इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये और ये कट जाएगा 11, करीब करीब 9 1/11% आएगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। अब तुम कह रहे हो कि पानी जैसे ही हम बढ़ाएंगे ना परसेंटेज ये घट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज अच्छा खासा है ना। परसेंटेज बढ़ाने का मतलब कि तुम चीनी की स्वीटनेस बढ़ा रहे हो, शरबत मीठा हो रहा है, चीनी बढ़ाओगे तो मीठा होगा, पानी बढ़ाओगे तो कम मीठा होगा। अब हम पानी बढ़ा देते हैं, चलो पानी कर देते हैं हम, मान लो 500 ml और पानी भर देते हैं, ठीक है, या थोड़ा कम लेते हैं, ज़्यादा हो गया है तो 450 ml पानी भरते हैं, तो ठीक है। अब बताओ कि अब परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ शुगर ही बताना कितना है, 50। चीनी अभी भी कितना है, 50 ही है, उसके साथ छेड़ा नहीं है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन बढ़ गया है। सॉल्यूशन कितना हो गया है, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया है, सॉल्यूशन हो गया हमारा 1000। 950 क्यों, 950 क्यों, सब कुछ अंदर ही है, इसी ये पूरे गिलास के अंदर ही है, इसको छेड़ा थोड़ी हमने। टोटल मिक्सचर लेना, हम बताते हैं क्या करना है, टोटल मिक्सचर लेना है। तो टोटल मिक्सचर कितना है 1000, इसको इंटू 100 करेंगे, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 5% आया। तुमने देखा कि जो चीज़ 9 1/11% के आसपास थी या 9% के आसपास थी वो 5% हो गया, क्यों, क्योंकि हमने पानी मिला दिया ज़्यादा से ज़्यादा, समझे। यही चीज़ इस क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे। तो जिस चीज़ को हम फिक्स रखते हैं, और बस तुम लोग हमेशा ये 550 और 1000 इस चीज़ को भूलना नहीं है कि मिक्सचर में टोटल मिक्सचर लेते हैं, जो है उसको घोल के लाया है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
अब हम इस चीज को क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब हमारे पास क्या था, सैंड था, आयरन था, 1000 ग्राम था, 1 किलो था, उसमें 800 ग्राम हमारे पास सैंड है और 200 ग्राम आयरन है। अब कह रहा है कि आप इसको 10% बना दीजिए और उसके लिए मुझे कितना सैंड जोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो तुम मुझे बताओ, ये सैंड जोड़ना है ना, हाउ मच सैंड शुड बी एडेड। ये जो 200 ग्राम है इसको कितना बनाना है मिक्सचर का, 10%। अरे इसको 10% बनाना है ना, ये मैं ऐसे इतना सैंड बालू उसमें डाल दूं इस मिक्सचर में कि सैंड जो है उसका परसेंटेज 10 हो जाए। जैसे अभी कम पानी डालने की वजह से क्या हुआ था कि चीनी के वो हो गए थे। तो हम इसका देखो, हम ऐसे लिखते हैं 10% जो हमको नया मिक्सचर मिलेगा, न्यू मिक्सचर वो कितना होना चाहिए, 200 ग्राम है ना, आयरन है ना, आयरन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये जो 10% जो हम नया मिक्सचर बनाएंगे उसका 10% कितना होना चाहिए, 200 ग्राम आयरन होना चाहिए ना। आयरन, ये आयरन है, आयरन लिख दिए। अब हम नया मिक्सचर ढूंढते हैं, 10% मतलब 1/10 इंटू न्यू मिक्सचर इजिकल्स टू 200 ग्राम। ये सब नहीं लिखना एग्जाम में, तुम लोग करना। न्यू मिक्सचर कितना है 2000 है। तुम बताओ, तुम जब शुरू में लेके चले थे तो कितना मिक्सचर था, 1000। अब कितना हो गया, 2000। तुम आयरन को तो कुछ नहीं किए बेचारे को, तो क्या चीज जोड़ रहे थे, सैंड। तुमने क्या किया, 1000 ग्राम को सैंड को ऐड कर दिया। ये सब क्वेश्चंस बहुत जल्दी नहीं समझ में आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आए फिर से पूछना, क्योंकि तुम्हें पता है ये सब चीज़ें नहीं समझोगे तो कभी भी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। ये सब बहुत क्वेश्चन रेयर को मतलब क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सब हैं ये सब। तो तुम्हें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि कुछ अपने आप वो लोग डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोग RS अग्रवाल का बुक खरीद लिए हैं पढ़ने के लिए, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं एक बात तुम लोगों को बता दूं, RS अग्रवाल पढ़ने का जमाना था 10th क्लास तक, ठीक है, तब तो तुम घूम रहे थे। 11th क्लास तक, 12th क्लास तक RS अग्रवाल को पढ़ना चाहिए था। अब पढ़ने का मतलब है तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम अगर उसके सॉल्यूशन को दिमाग में लेके चलने सीख गए तो ये सब चीजें तुम्हें लॉजिकली, वहां पे लिखा हुआ है क्या लॉजिक, RS अग्रवाल का मजबूरी है सॉल्यूशन को इस तरह लिखना, ऐसे सॉल्यूशन नहीं बना सकता वो, लेकिन तुम्हारा दिमाग है ना, दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो याद रखना, जो बच्चों के पास 10th का बुक है या कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं वो किसी राइटर का, तो वो प्लीज़ ऐसा ना करें। वो सिर्फ देखने के लिए फॉलो कर सकते हैं कि चलो रेफरेंस के, लेकिन अगर उसको फॉलो ही कर रहे हैं कि भाई उसका एक क्वेश्चन बना रहा है, तो प्लीज़ तुम बहुत वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं होगा तुम्हारे एग्जामिनेशन पर्पज पे। तुम अल्टीमेटली तुमको 10th का बोर्ड थोड़ी देना है, कंपटीशन पास करना है। तो कंपटीशन में 10th के बोर्ड का सवाल बनाना और 10th के बोर्ड के बच्चों की तरह सवाल बनाना, मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। तुम ग्रेजुएशन में जाकर अपनी ज़िंदगी को 5 साल पीछे वाले तरीके से सवाल बना रहे हो, तो गड़बड़ वाली बात है ना। वो तो ऐसे उसको एम्प्लॉय चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी ना करे। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं अपने आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, पता नहीं कौन, कोई 2-4 फॉलो कर दिए, कोई ये बता दिया, कोई वो बता दिया। अरे वो सब मत करो, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे और चीज़ों को सिंपल वे में सीखने की कोशिश करो। ना एक दिन में तुम मैथ सीख सकते हो, ना 1 साल लगेगा मैथ सीखने में, याद रखना। बहुत आसान है। कोई ये बता रहा है कि ये रहा, फट 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 फट। आज मैं एक चीज़ देख रहा था, एक जगह यूट्यूब पे मुझे शॉर्ट्स आते रहते हैं। पता है, एक टीचर था, क्या नाम है उसका, जो आला ले आला रे करते रहते हैं, उनका एक शॉर्ट आया था मुझे। वो बोले कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना, इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, ऐसा क्वेश्चन था उसका, मल्टीप्लाइड बाय 10/7 था, 10/7 इंस्टीड ऑफ 7/10, find the error in find the percentage of error in the result, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एग्जाम में मतलब वो यूट्यूब पे बढ़ा के शॉर्ट्स बता रहा था, पता नहीं वो क्या क्या कर रहा था कि पहले ऊपर वाले को ये करिए वो करिए। हम बोले यार बाहर में जाइए सब कहानी, इसको आराम से, हम कल तुमको क्या सिखाए थे, कोई भी नंबर इमेजिन कर लेना। तो हम ऐसा एक नंबर इमेजिन करेंगे ना, जो नीचे वाला, देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनो मेरी बात। अगर मैं तुमको 1/5
और 1/9 दे दूं और बोलूँ कि कोई नंबर ऐसा इमेजिन करो जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, तो क्या करोगे? नीचे का एलसीएम लोगे, नीचे वाले का 45 लोगे ना। जब तुम 45 का 1/5 निकालोगे तो 9 आ जाएगा, 45 का जब तुम 1/9 निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तुमको फ्रैक्शन से डील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि मेरा नंबर जो ओरिजिनल नंबर है यहाँ पर क्या हो सकता है, 70 ले लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 70 आया। अब अगर हम पहला काम करते हैं, हमको बोला गया कि इससे मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं इससे मल्टीप्लाई करने, लेकिन हम इससे कर दिए, ठीक है। तो मेरा रॉन्ग आंसर क्या है? मेरा जो नंबर था वो 70 था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने गलती से 10/7 से, ये है, ये मेरी गलती है, ठीक है। तो कितना आया ये? 100। और राइट आंसर क्या होना चाहिए था? राइट 70 इंटू, ये मेरा राइट था 7/10, ये काटे 49, तो कितना ज़्यादा हो गया? अब ओरिजिनल, हाँ, तो पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर इन द रिजल्ट। तो परसेंटेज ऑफ एरर निकालने के लिए क्या बोला था मैंने कि जो चीज़ आए कितना ज़्यादा कम आया है, बताओ 51, हाँ कितने पे आया है? तो करेक्ट आंसर पे आया है, जो हमको चाहिए था उस पर ज़्यादा आ गया है, तो 49 इंटू 100, ये हमारा आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इतना कहानी वहानी रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक सीखोगे, समझोगे, अपने आप करना शुरू कर दोगे। अब इसका पता नहीं कौन सा अब बताओ, मैंने दोपहर में उसका शॉर्ट ट्रिक देखा था और अभी भूल गया, अब बताओ क्या करें? दोपहर भी नहीं, हमको लगता है शाम को 4 साढ़े 3 बजे ऐसे मेरा वो शॉर्ट्स आते रहता है ना कभी कभी, तो उसमें ये दिखा। अब वो 3:30-4 बजे मुझे बताया और मुझ जैसा लड़का भूल गए। तब बताओ तुम लोग कितना चीज़ें सीखना है? हमको तो 90% मैथ आता है, तब जाकर के हम भूल जा रहे हैं, हमको शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रहा है एक भी, तो तुम कैसे सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे, भूल जाओगे। तो इंटरटेनिंग मत बनाओ अपने, और पढ़ाई बोरिंग ही होती है, इसलिए इंटरटेन मत करो, क्योंकि जब तक इंटरटेन नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आ रहा, तो इंटरटेन ही करते रहोगे। तो इंटरटेन मत हो, दिमाग पे स्ट्रेस डाल के पढ़ो और सोचो कि कैसे चीज़ों को किया जाना है लॉजिकली। दिमाग अगर हमको सर पे चोट भी लग गया तो भी मैं कैसे चीज़ों को याद कर सकता हूँ, 2 महीना 4 महीना मेरा पढ़ाई भी छूट गया तो मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूँगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, मैंने नंबर मान लिया। हमको तो हमेशा ज़िंदगी में याद रहता है कि इन दोनों में नंबर कंसीडर करने के लिए मैं नीचे का एलसीएम ले लूँ 70 और फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ, बहुत आसान है, समझ रहे हो ना। तो बिना कोई ट्रिक, मैं तो कह रहा हूँ कि 4:30 बजे मैंने ट्रिक सीखा था, ये पता नहीं वो बताया था मुझे और उस समय मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं अभी भूल गया। तो ये बात इमेजिन कर लो कि ये एक क्वेश्चन के साथ मेरा हाल है, और अभी तुमको नंबर सिस्टम भी पढ़ना है जिसमें है कि 1000 ट्रिक बताता है वो, तो मुझे खुद याद नहीं रहते तो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको तरीका बता दूंगा कि तुम कैसे चीज़ों पे पहुंच जाओगे। समझ में आया? कोई बुक नहीं, मेरा पीडीएफ बनाओ, बेस्ट है। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं रात रात जग जग करके पूरा पीडीएफ बनाया हूँ, ठीक है। और उस पीडीएफ को बुक बनाने के लिए कई RS अग्रवाल, RD शर्मा से लेकर के कई अरुण सिन्हा से लेकर के सारी किताबों का मैंने हेल्प लिया है, ठीक है। कैट का एग्जाम, कैट का लिया है मैंने उसमें हेल्प, और बहुत सारे बुक्स मैंने लिए हैं जो 10th क्लास के भी थे, और पूरा मैंने पूरा प्रोसेस, तुम एक एक क्वेश्चन, अच्छा बताओ अब तक हम लोग कितना 30 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं, तुमको लगता है कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे जो बिल्कुल एकदम लग रहा है कि वही बना दिए तो अगला बना दोगे? है ऐसा कोई क्वेश्चन? बहुत कम। तो तुम बताओ हर क्वेश्चन में तुम अलग, अगर मेरा एग्जामिनेशन पर ही क्वेश्चन है 4 को, तो चारों अलग अलग चीज़ें हैं, चारों में मैं 4 बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ या ना। और अभी तुम्हें एक इलेक्शन पे क्वेश्चन आएगा, तुम देखना इलेक्शन पे भी जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सब पे आएगा। तो ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस करके बहुत करके किया है। तुम अगर इस सीट को 2 बार बना ले, तो एक बार पढ़ते टाइम और एक बार खुद से बना लो, अगर वो क्वेश्चन ना बने प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन, तो मुझे कहना कि हाँ सर ये वाला तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। तो कोई भी बुक प्लीज़ मत प्रिफेयर करो, इसीलिए मैं तुम्हें बोला मेरा जो PDF है उसे आप जाओ डाउनलोड कर लो, डाउनलोड तो कर ही लिए होगे, जाके उसको प्रिंट आउट निकाल लो, बेस्ट है। और एक एक सवाल को अच्छे से करो। अरे ये तो छोड़ो, तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस ये सब बहुत ईजिली दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ भी फॉर्मूला वॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कॉमन सेंस से बता दूंगा कि चीज़ों को करना कैसे है, ठीक है। अभी देखो अगला सवाल करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताना, कॉमन सेंस से बताना, पॉपुलेशन है मेरे पटना की, मान लो मेरे पटना में 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, याद रखना 1000 पीपल रहते हैं, ठीक है, पीपल पर्सन जो भी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैं कह रहा हूँ कि 20% लोग मेरे यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, मुझे 20% लोग आए हैं, चलो मुझे मारने ही आ गए, 20% लोग मेरे में मारने आए, तो कितने लोग आए हैं बोलो? 200 लोग।
200 लोग मेरे घर आए हैं, तो इनमें कौन है? ये 200 लोग कौन है? आदमी है या मतलब मैन है या विमेन है? नहीं नहीं, क्लियर है ना, पीपल में तो दोनों आते हैं ना, मैन एंड वुमेन। हाँ कंबाइन है इस 200 में। हाँ हाँ, मैं बस वही कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम, हाँ जब तुम पॉपुलेशन का 20% निकालने गए तो तुम जो रिजल्ट आया उसमें मैन भी था विमेन भी था, अलग अलग नहीं था ये डेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करके देखो अगला क्वेश्चन। यही चीज समझाना था कि 200 जो लोग आए हैं वो ना सिर्फ आदमी है ना सिर्फ औरत है, दोनों मिक्स करके आए हैं। तो जब हम पॉपुलेशन का निकालने गए तब, तो अब अगला सवाल देखो। कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9600। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ द मेल्स इंक्रीज्ड बाय 8% एंड नंबर ऑफ एंड फीमेल बाय 5%, द पॉपुलेशन विल बिकम 10,272 आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। बोलो, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो मुझे बताना। मुझे लगता है बहुतों से ये सवाल नहीं बनेगा, मैं कोशिश करता हूँ। देखो, टोटल पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है मुझे बताना गांव का? 9600। ठीक है, समझने की कोशिश करना। इस पॉपुलेशन में दो ही जेंडर रहते होंगे, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। ठीक है, अब सुनो, कह रहा है कि आप ये मेल को 8% से बढ़ा दीजिए। हम बोले ठीक है, जो भी है जितना भी मेल रहता है 8% से बढ़ा दीजिए, और फीमेल को क्या करिए 5% से बढ़ाइए, 5% से बढ़ाने के लिए। ठीक है, तुम समझने की कोशिश करना। उसके बाद वो कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 10,272 हो जाएंगे। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा तुमको ध्यान लगा के। 10,272 हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, इस 8% को लिखने का एक तरीका है 5% प्लस 3%। मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, मैं 8% को 5% 3 तोड़ के तो लिख ही सकता हूं। 5% प्लस 3% मिलकर के 8% आना चाहिए। आ गया? अब मुझे बताओ, जब मैं 5% पॉपुलेशन का निकालने जाऊं, 5% ऑफ पॉपुलेशन, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? 5% मेल आएगा, 5% फीमेल आएगा, जो भी है टोटल में से। ये बात लॉजिकली समझने की कोशिश करना। जब तुम पॉपुलेशन का निकाल के लाए थे तो कितना था? 5% कितना था बताओ? 9600 का 5% ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 5% मतलब 1/20 इंटू 9600 कितना आया? बोलो, 480। ठीक है, ये 480 लोग कौन है? मेल है या फीमेल है? कुछ नहीं बोल रहे हो, बताओ। 5% अगर मैं पॉपुलेशन का निकालने जाऊं तो 1 बाय ये हिसाब से 480 क्या आया है? आदमी आया है, औरत आया है, फीमेल आया है। टोटल पॉपुलेशन का अगर 5% निकालने, यहां छोड़ो ना, इसको बंद करो, अरे कहानी बंद करो। अब बोलो, किसका आया है पॉपुलेशन का? तो हाँ, इसमें मेल और फीमेल है ना, समझ रहे हो ना? 5% मेल है, 5% फीमेल है। जो भी फीमेल हो रहा होगा, देखो मेरी बात सुनो, एक और लॉजिक समझाते हैं। मेरे घर पे ना, मान लो कि 20 मेल है और 50 फीमेल है, मान लेते हैं ऐसा मेरे पास है। चलो थोड़ा अच्छा नंबर लेते हैं ताकि 40 फीमेल है, मान लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि आधा मेल आ जाओ आधा फीमेल आ जाओ, तो बताओ मेल कितने आएंगे? आधा मेल लोग मेरे पास आओ, तो आधा मेल हाँ, तो मेल का तुमने 10 बुलाया और फीमेल का 10 बुलाया। ठीक है, 10-10 तो नहीं बुलाया ना किसी का, क्योंकि मेल का आधा अलग था, फीमेल का आधा अलग है ना। मेल का आधा 10 हुआ, फीमेल का आधा 20 हुआ, वो लोग अपने आएंगे। उसी तरह जब तुम 5% पॉपुलेशन निकाले तो किसका किसका आया था? 5% मेल का और 5% फीमेल का आया ना। ये बात समझिए, जितना भी मेल होगा फीमेल होगा उसका 5% आया होगा मेरे पास, है ना।
वो टोटल मिला के 480 हुए होंगे। बोलो ये बात समझ में आया? अगर मेरे घर में 20 मेल है 40 फीमेल है और मैं कहूँ आधा लोग मेरे पास आओ, तो आधा लोग का मतलब है 10 फीमेल में से 10 लोग आएंगे और फीमेल में से 20 लोग आएंगे। मतलब उसी तरह यहाँ पर हमको टोटल पॉपुलेशन अगर 9600 है तो उसमें मुझे नहीं पता मेल और फीमेल कितने हैं, लेकिन मुझे पता है जब मैं 5% निकालूंगा तो मेल का 5% और फीमेल का 5% यहाँ आएगा। हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आया? अब समझो यही चीज मैंने लिखा था कि 5% प्लस 3% और यहाँ पे लिखा था 5%। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका 5% और इसका 5% मिला करके यही तो होगा। ध्यान से सुनो, है ना? मैं इसका मतलब हुआ कि 5% ऑफ मेल और फीमेल यही तो आएंगे यही तो चीज है ना? बात समझ में आया? ठीक है, अब इसको हटाओ। अब एक बात, टोटल पॉपुलेशन 10,272 हो चुका है, जिसमें से 480 तो ये है और इसको घटा दें। 9600 तो पहले वाले थे, ठीक है, और 480 ये लोग हैं जो 5% में आते हैं। याद रखना हम इसको काउंट कर चुके हैं, इसको काउंट कर चुके हैं, लेकिन ये 3% को अभी तक कुछ नहीं किया है। किया है क्या? ये वहीं पे खड़ा है, वहीं पे खड़ा है अभी। तो देखना, तो 9600 पहले 10,272 पॉपुलेशन टोटल हो चुका है प्रेजेंटली। पहले का 9600 था और 480 अभी का है। तो ये सब माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मतलब जो भी अभी का पॉपुलेशन है उसमें से माइनस करो। अब इसमें कैसे लिख दूं मैं तुम्हें? अच्छा रुको 9600 है ना, 9600 को माइनस करो सब पहले। 9600 में कितना हुआ बोलो? कितना पॉपुलेशन बढ़ गया है? 2761, सही है? नहीं 672 बस। हाँ, तो 672 लोग बढ़ गए हैं ना। 672 लोगों में 480 लोग ये हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, इसमें से 480 लोगों को घटाएंगे। 672 लोग बढ़े, उसमें से 480 लोग ये लोग हैं जो 5% हमने इनको और इनको काउंट कर लिया, ठीक है। बचे कितने? 192। ये 192 कौन है? ये हैं 3%, यानी 3% ऑफ मेल पॉपुलेशन जो है, मेल है, वो कितना है? 192। यहां से तुमको पता चल जाएगा कि मेल कितने हैं। मेल निकालो, एम की वैल्यू निकालो। 3% कितना होता है? 3/100 इन 192। यहां से एम निकाल के बताओ कितना होगा। हाँ वेरी गुड, एम आ गया हमारा 6400। तो मुझे बताओ 9600 में 6400 मेल है तो फीमेल कितने हैं? ये रहा ना 9600 3200। ये आंसर हो जाएगा। जो भी पूछा है इसका तुमको जवाब देना है। तुमको ये बहुत लॉजिकली समझना है, अदरवाइज इसको और किसी भी तरीके से करोगे, और तुमको हम समझा रहे हैं तब ना इतना टाइम लग गया। तुमको तो कुछ करना ही नहीं है, 5% निकाल दिए, जो भी बढ़ गया, पहले 10,272 है, इतना बढ़ के आया, उसमें से पुराना वाला घटा दिए, 672 टोटल बढ़ा हुआ है, उसमें से 480 लोग तो ये कॉमन वाले लोग हैं। उसके बाद 3% जो है, याद रखना कि 3% मेल का पॉपुलेशन है, वो टोटल पॉपुलेशन का नहीं है। 3% ऑफ मेल, जितने भी मेल हैं वहां पे, उसका 3% 192 आया है। ये मेल है सिर्फ, है ना? तो ये मेल है, फीमेल का इसका कोई लेना देना है क्या इस लोगों से? ये मेल ही है ना, क्योंकि 672 लोग में से टोटल 480 लोग ये कॉमन वाले लोग को घटा दिए, तो बचा वो कौन? मेल ही है ना, सिर्फ 3% मेल ही है ना, ये जो बढ़ा है। नहीं समझ में आया? किसी को ऐसा है जो किसी को नहीं समझ में आया? फिर से समझा देंगे। हाँ देखो, एकदम से लॉजिकली समझना। मैं हाँ वो, क्योंकि क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ताकि चीजें आसान हो। हाँ 960 नहीं, 9600। बाद आया, ठीक है। हाँ, तो एक साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया? 672, ठीक है। और उसमें से ठीक है, और 9600 का जब हम 5% लेते हैं, 5% मेल बढ़ा देते हैं, 5% फीमेल बढ़ा देते हैं, क्या अगर एक साथ लेंगे? तुम बताओ, हमको मेल फीमेल नहीं पता है ना, दो इक्वेशन बन जाएगा। मैं
कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा है कि हम इसको पूरा का पूरा क्यों नहीं ले लेते हैं। ओके, देखते हैं उनका डाउट क्लियर करके देखते हैं। तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पटना की जनसंख्या है, उस गांव की जो जनसंख्या है वो 9600 है। क्या मैंने बताया तुमको कितने मेल है फीमेल है? नहीं बताना। तुम बोलोगे ठीक है भैया, मेल होंगे m और फीमेल होंगे f, मान लेते हैं इतने ही मेल थे इतने फीमेल थे। अब इसका जब हम 8% बढ़ाते हैं, देखो इक्वेशन क्या है, इसका 8% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी मेल होगा उसमें 8% बढ़ेगा। मेल है उसमें 8% बढ़ाओगे, मान लो जो भी मेल का नंबर होगा उसमें 8% बढ़ा देंगे, और जो भी फीमेल होगा उसमें 5% बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके। अब देखो ना मुझे m की वैल्यू पता है ना f की वैल्यू पता है, मैं कहाँ से कैसे जाऊँ बताओ। मेरे पास दो इक्वेशन तो है लेकिन कहीं मुझे रास्ता नहीं नजर आ किसी, अगर एक भी मेल का वर्ड दिया होता कि चलो मेल का नंबर दे दिया है तो फीमेल निकाल लेते। अगर मेल इसमें से हमको 9600 में से किसी एक भी जेंडर का पूरा रिजल्ट पता होता तो आराम से हम कर लेते वो काम, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि कितना मेल। अब बताओ इस इक्वेशन में, और जब इतना कर लोगे तो ये टोटल मिला के जो नया पॉपुलेशन बनेगा 10,272 वो बनेगा। अब तुम क्या करोगे आगे जाकर के, तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन गया। अब उस दो इक्वेशन से बचने के लिए पहला इक्वेशन क्या था, प्रेजेंटली मेल और फीमेल कितना है 9600, ये अभी का पॉपुलेशन है, अभी के पॉपुलेशन में इतने मेल हैं इतने फीमेल हैं तो 9600 हो गया, इतने लोग हैं। ठीक है, उसके बाद अब बढ़ के कितना हो गया, अगर इसको कैलकुलेट करने जाओ तो m ये हो जाएगा 108/100 m। ठीक है, इसको करोगे कैलकुलेट तो ये आएगा, देखो दो इक्वेशन बन जाएगा 108/100 m, कर लेना कैलकुलेट तुम्हें समझ में आ जाएगा। और वो करोगे तो हाँ 21/20 f इजिकल्स टू 10,272। देखो ट्रेडिशनल वे में जा करके और फिर हम जब m को काट कूट करेंगे ये करेंगे, कितना मुश्किल हो गया, दिमाग सर दर्द करने लग जाएगा इस सवाल को करने में, नहीं लगेगा। इस चीज से बचने के लिए मैंने तुमको वो रास्ता बताया था कि तुम आधा मतलब कि कॉमन सेंस लगा करके चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें कॉमन सेंस यूज कर रहा है ना, तो कॉमन सेंस क्या यूज किया, देखो देख समझ में आया कि क्या नहीं क्यों किए। अगर हम टोटल ले लेते कि मेल का 8% बढ़ा दिए और फीमेल का 5% बढ़ा दिए, दोनों को बढ़ा करके सब कुछ करके हमारा नया पॉपुलेशन बन गया 10,272। ये जो इक्वेशन बना और इससे पहले वाला जो इक्वेशन था कि मेल प्लस फीमेल अभी इतना है और नया वाला पॉपुलेशन इतना है, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम सॉल्व करेंगे तब m की वैल्यू आएगी और f की वैल्यू आएगी, वो टफ हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उस चीज़ से बचना है। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने तुमको रास्ता बताया कि एक काम करना कि तुमको तो पता ही है ना कि 10,272 लोग हो गए हैं अभी एक साल बाद, उसमें 9600 लोग पहले थे, तो करीब करीब यहाँ से 672 लोग अब बढ़ चुके हैं। अब इसमें 672 लोग कौन कौन है देखते हैं। वो खुद ही बोल रहा है कि जो मेल फीमेल है, मेल और फीमेल है आपका, मेल 8% बढ़ा है और फीमेल 5% बढ़ा है। बोले ठीक है, दैट मीन्स अगर 8% को हम 5% प्लस 3% लिख दें, ठीक है, तो और हम 5% कॉमन निकाल लें पॉपुलेशन का, 5% ऑफ पॉपुलेशन जो 9600 है, ठीक है, जो हमारा आया था 480, इसमें वो लोग आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे और ये लोग आ जाएंगे, है ना। ये 672 में 480 लोग में ये लोग आ जाएंगे, ये लोग आ गए, मेल और फीमेल 5% आ गया ना, उसमें से घटा है 480 तो बच गया 192। ये 192 मेल है क्योंकि ये वाला डेटा बचा हुआ है। 3% ऑफ मेल कितना हुआ है, 3% ऑफ मेल हमारा 192 है। जब हम यहाँ से m कैलकुलेट करते हैं तो कितना आया 6400 और यहाँ से f कैलकुलेट किए 3200। बताओ ये कितना आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। और ये वो जो इससे पहले जो इक्वेशन बनाए थे कितना डिफिकल्ट था, और बुक में वही दिया रहेगा, याद रखना, क्योंकि उसकी हाँ समझ में आया। अगला सवाल कर लो। हाँ बोलो बोलो। हाँ इक्वेट कर दिए, यही 3% बचा हुआ है ना, जो जो पहले जो था इसको ले लिए, इसको ले लिए। तुम खुद बताओ ना कि जो 5% ऑफ पॉपुलेशन हम लिए हैं 9600 वो कौन लोग हैं, मेल और फीमेल दोनों है ना। क्या हाँ 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 कॉमन, हाँ इसीलिए मैंने कॉमन किया हुआ, हाँ 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 कॉमन मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से मैंने कॉमन किया है ताकि पॉपुलेशन निकालने में आसानी हो, समझे। हाँ तो अब मुझे तुम बताओ, अगला सवाल एकदम डिक्टो सेम है, इस सवाल को करेंगे फिर क्लास को एंड करेंगे। थर्टी 35
तुम लोग खुद करके दिखाओ सब लोग, ठीक है। बना किसी से? गलत किया, ठीक है। सब लोग देखना, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 80,000 है, ठीक है। 80,000 में कितने मेल हैं फीमेल हैं मुझे नहीं पता, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेल फीमेल मिला करके फिलहाल जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो कितना है, 80,000 है, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है। मेल बढ़ जा रहा है 6% से और फीमेल बढ़ जा रहा है 10% से, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई दोनों को कॉमन ले लो, 6% और इसको भी ब्रेक करो, 6% प्लस 4%, ठीक है। हमको पता है कि जब हम 6% पॉपुलेशन का निकालेंगे तो उसमें मेल और फीमेल दोनों का निकल जाएगा। तो 6% ऑफ पॉपुलेशन कितना है, दैट इज 80,000। निकालोगे तो कितना आएगा, बोलो, 6/100, हाँ 4,800। रुक जाओ 4,800 आया ना। उसके बाद है कि टोटल पॉपुलेशन अभी कितना हो गया है, 86,000, ठीक है। और पहले कितना था, 80,000, कितना बढ़ गया, 6,000। 6,000 में 4,880 लोगों को तो हम काउंट कर लिए हैं, तो बच्चे कितने, 1,200। ये 1,200 लोग कौन रह गए, ये हाँ फीमेल रह गया ना, यही। अरे तुमने काउंट, इनको काउंट तो कर लिया था पहले ये, हाँ तो बच्चे, हाँ 4% ऑफ फीमेल कितना आया, 1,200। तो जब इसको कैलकुलेट किए 4/100 इंटू एफ, तो ये आया 1,200। तो इसको सॉरी काटना है तो काट लो, 4 या 12, हाँ तो एफ की वैल्यू 30,000। 30,000 जो है फीमेल है और मेल कितना हो गया, ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 30 के। अगर ये है तो मेल कितना होगा, 50 के। लॉजिक समझने की बात है, ये लास्ट में आएगा समझ के, पहले लिख, मैं तो बोर्ड पे भर दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग समझ के लिखो, है ना। आसान है, कुछ इसमें करना नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन बस 1-2 बार प्रैक्टिस करो। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन? तो खोज तो लिए? नहीं, इन द टाउन है, इन द टाउन है। देखो जब कुछ ना बोले तो समझ जाओ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हाँ इसमें कंफ्यूजन है ना, तो इसमें भी प्रेजेंट ही पूछा है, तुमसे कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा, अरे विल बिकम है ना, विल बिकम, मैं 1 साल बाद 1 करोड़पति हो जाऊंगा, तो अभी बोलोगे ठीक है, आप 1 साल बाद तो मेरे अभी से ही मुझे करोड़पति मानने लग जाओगे क्या? नहीं ना,
वो मैं पूछूंगा कि बताओ मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तुम बोलोगे कि आप 1 साल बाद तो कि करोड़पति हो जाओगे, तो आपके पास 1 करोड़ हो गया। अरे नहीं ना, मैं प्रेजेंट नहीं पूछा हूं, कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट है, और उसको बोलना होगा तो उसके स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रेजेंट पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया तो दे दिया। हाँ, अभी का। अरे तुम इंग्लिश इंग्लिश क्या है, तुम लोगों का इंग्लिश इंग्लिश वीक है क्या? गजब, प्रेजेंट और विल में फर्क, फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या अंतर है? फ्यूचर प्रेजेंट के बाद आएगा ना, प्रेजेंट है 80,000 और फ्यूचर में होगा 86,000, फ्यूचर है वो, विल बी। द पॉपुलेशन विल बिकम मतलब हो जाएगा, हुआ नहीं है। हाँ, इंग्लिश को भी नहीं हो रहा, सुबह की इंग्लिश की क्लास अटेंड किया किया करो करो सुबह में, ठीक है? तो उसमें है विल बिकम मतलब हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, मैं ये कहूँ कि तुमसे कि भारत की जनसंख्या 200 करोड़ हो जाएगी 2030 में, तो मैं पूछूं बताओ महिला कितनी है, तो तुम क्या वो 2020 की कहानी मुझे 2030 की कहानी बताओगे कि अभी की कहानी बताओगे? समझ रहे हो ना? तो हमेशा जब जो मैंने पूछा है वो समझ जाना प्रेजेंट है, अगर उसको बोलना होगा व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर 5 ईयर, तो वो लिखना पड़ेगा उसको, समझे? तुम अपने मन से मत कुछ उस कर देना, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा ना। जो पूछा है विल बिकम हो जाएगा, होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि तुम लोग कर लोगे एकदम, जिनके पास कुत्ते बिल्ली हैं वो लोग और अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 लास्ट करेंगे फिर चलेंगे। देखो 36 नंबर क्या कहता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम। ठीक है, एक रूम है उसमें 2 तरह के एनिमल हैं। मेरे पास एक रूम है, उसमें मैंने कुछ क्या क्या कितने तरह के एनिमल है, कैट है और डॉग है। कितने कैट है कितने डॉग हैं नहीं पता, लेकिन कैट्स एंड डॉग्स है। ठीक है, इस रूम में एक रूम है मेरे पास, उस रूम में तुम जाके झांक के देखिए खिड़की में तो देखे यार कुत्ते और बिल्ली ही दिख रहा है, कितने हैं तुम्हें नहीं पता। ठीक है, लेकिन जब तुम्हें बिस्किट बांटने की बारी आई ना, तो हर बिल्ली को कितने बिस्किट दे रहे हो, ईच कैट टेक्स, हर बिल्ली को कितना बिस्किट दे रहे हो 7, और हर कुत्ते को कितना बिस्किट दे रहे हो 9। ठीक है, तो टोटल 355 बिस्किट्स तुमने बांट दिए। ठीक है, और एनिमल थे 45। ये कैट और डॉग्स मिला के मालिक ने तुमको बताया, तुम जिस घर में गए थे, कि भैया कैट और डॉग मिला के 45 लोग हैं। ठीक है, कैट और डॉग मिला करके 45 लोग हैं, लेकिन कितने स्पेसिफिक नंबर है, कितने बिल्ली है और कितने कुत्ते हैं, एग्जैक्ट नंबर तुमको नहीं पता। लेकिन जब तुम बिस्किट बांटने गए तो क्या किया तुमने, बिल्ली को 7 दिया, ये हर बिल्ली को 7 बिस्किट खिलाया। ठीक है, और कुत्ते को 9 बिस्किट खिलाया। ठीक है, इस तरीके से खिलाया कि लास्ट में मतलब कि तुम्हारा 355 बिस्किट में काम निकल गया। तो तुम मुझे बताओ कितने बिल्ली हैं या कितने कुत्ते हैं? क्या कुछ कोई कॉमन सेंस लगा सकता है? एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्यों ब्लैंक क्यों है? तुम या स्क्रीन खराब होगा या तो तुम्हारी आंखें खराब होगी, या तो डेटा खराब होगा, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से तुम्हें ब्लैंक दिख रहा है। जो तुम कहीं से लड़ाई झगड़ा करके आए होगे उसकी वजह से ब्लैंक दिखता है। तो कोई तो रीजन होगा, दिख रहा है। हाँ तानिया बताओ कितने कुत्ते मिले तुम्हें, कितने बिल्ली मिली? 355 बिस्किट लेके गए जा, और मालिक ने सिर्फ इतना ही दिया कि 45 लोग, 45 बिल्ली कुत्ते बिल्ली भी है मेरे पास। कितने हैं वो तुमको एग्जैक्ट नहीं पता, बोलो। देखो देखो, ये विक्रम 008 कौन है? मेरा ही नाम से तुमने वो बना लिया।
सब लोग मैसेज करना, तो जो आज लोग क्लास अटेंड कर रहे हो मुझे पर्सनली मैसेज करना, तो कि आई हैव अटेंडेड द क्लास, और जो समझ में आना करना तो सारे लोग। हाँ सुनो, हो सकता है बहुतों को ये दिमाग में नहीं आया हो। देखो पिछला क्वेश्चन से ही और ये क्वेश्चन में कितना मतलब कॉमन है। कॉमन क्या है दिखाते हैं। एक बात बताओ कि कुत्ते को कितना बिल्ली को कितना 7 बिस्किट दे रहे हो और कुत्ते को कितना दे रहे हो 9। तो मैं इस चीज को एक बार पल के लिए ये बताओ, ऐसे तो लिख सकता हूं ना, ठीक है। हाँ, अब मैं मान लेता हूं कि सारे जानवर जो है, सारे के सारे जानवर को मिनिमम कितने देने हैं, मिनिमम, अरे मिनिमम 7 तो दोगे ना, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, तुमको मिनिमम 7 बिस्किट तो देने हैं, है ना। तुमने क्या किया, कुत्ते को 2 एक्स्ट्रा दिया, 9 दे दिया, तो मिनिमम कितने दिए, 7 तो दिए ना। इसको भी 7 दिए, इसको 7 दिए, 2 एक्स्ट्रा, कुत्ता था तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा तो तुमने कुत्ते को 2 बिस्किट एक्स्ट्रा दे दिया, वो बात की बात है। अगर सारे, हाँ तो मुझे बताओ मिनिमम तुमने हर जानवर को कितने बिस्किट दिए, 7। हाँ तो तुम्हारे पास 45 जानवर थे कुत्ते और बिल्ली मिला करके, उसमें तो तुमने हर किसी को मिनिमम 7 दिए, तो ये हो गए 35, 28 और 3 31, 315 बिस्किट खत्म। अब कितने बिस्किट बच गए तुम्हारे पास, कितने बिस्किट लेके जा रहे हो, देखो लिखा है क्वेश्चन में। हाँ 355 बिस्किट था, जिसमें से 315 बिस्किट खत्म हो गया, सारे जानवर को साथ साथ खिलाते हो, कितने बचे, अब बच गए 40। इस 40 बिस्किट को किसको देना है बताओ, कुत्तों को। और हर कुत्ते को कितना बिस्किट देना है, 9 क्यों, 7 तो दे चुके हैं। हाँ अरे 7 तो दे चुके हो ना तुम, बात फिर बिस्किट बांट, लास्ट के 2 ही बिस्किट बचे हैं ना, 2 और बांटने हैं। तो 2 बिस्किट, तो अब कितने, अब 40 बिस्किट कितने कुत्तों में खत्म हो जाएगा, 20 एग्जैक्टली। तो इससे पता चला कि 20 कुत्ते हैं और तो बिल्ली कितनी है 25, है ना, टोटल 45 थे ना। तो मैं समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से, लेकिन 20 डॉग्स आएंगे, फिर से समझने की कोशिश करेंगे, हो सकता है दिमाग में ना छप रहा हो लेकिन छपेगा, ठीक है। मैं एक और लॉजिक से समझाता हूँ, चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। करें इसको, मिटाऊँ, पहले लिख लो फिर मैं मिटा, 1 सेकंड ले लो, इसको लिख लो, फिर मैं इसको इसी क्वेश्चन को एक तुम्हारे एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझाऊंगा एकदम, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे ना कुत्ते बिल्ली ये सब जानवर है, ये सब जानवर है, ठीक है। ऐसे लाइन में खड़े लगा दिया है सबको मैंने, इस तरह से लाइन में कुत्ते बिल्ली सब लगे होकर है, ठीक है, ओके। अब तुम आए, तुम चैरिटी करने आए, तो तुमने रूम में देखा तो सारे कुत्ते बिल्ली लाइन में लग गए, ठीक है। तो तुम लेकर के आए 355 बिस्किट, ठीक है। मालिक ने तुमसे कहा कि आप बिल्ली को 7 को दीजिएगा और कुत्ते को 9 को दीजिएगा, ठीक है। तुमने बोला ठीक है, तो उस हिसाब से तो आपका बिस्किट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसने ये भी बताया कि टोटल जो लाइन में लोग जानवर खड़े हैं वो 45 हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है। तुम ऐसा चाहोगे कि हर कुत्ते को बराबर मिले और हर बिल्ली को भी बराबर मिले। बोला ठीक है, कितने कुत्ते बिल्ली हमको नहीं पता, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो मिनिमम हमको देना है पहले उतना दे देते हैं। मिनिमम कैट को 7 देना है और डॉग को भी मिनिमम, इन दोनों को, ताकि हम जानवर को आंख मूंद करके देख रहे हैं, कुत्ता बिल्ली में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो मिनिमम कितना देना पड़ेगा, 7, ठीक है। दैट मीन 7 + 2 देना पड़ेगा, मतलब 7, ये जो 7 है ये कॉमन, चाहे कोई भी जानवर हो, रिस्पेक्टिव हो, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी कुछ भी हो, तुमको सारा बांट देना है। बिल्ली है कुत्ता है तुमको देखना नहीं है, 7 दे दिए, ठीक है। बच गया लास्ट का, तो इस तरीके से जब तुम 7 बांटने जाते हो तो हो जाता है 315। 355 बिस्किट में से 315 बट चुके हैं 7 दे करके, बचे कितने 40। अब ये जो 2 बिस्किट लेके निकलोगे, हर तो किसको दोगे, कुत्तों को ही बांटोगे। अब तो हाँ, कुत्तों का बिस्किट है तो कुत्तों का हक है, तो कुत्तों को देंगे। तो अब दो बिस्किट एक कुत्ता को दे रहे हैं, तो 40 बिस्किट कितने कुत्तों को देंगे, 20, बस। तो 45 में से 20 कुत्ते हो गए तो 25 बिल्ली हो गई। तो अगला सवाल करो, और लास्ट है
फटाक से समझ में आ जाएगा। एकदम कॉमन सेंस से लगाना, यही लॉजिक। थोड़ा सा अपना लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, बिना लेवल बढ़ाए तो मुश्किल है। $37 ठीक है। इन माई फार्म हाउस देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, ठीक है। इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 280 एंड इफ द लेग्स आर काउंटेड दे आर 820। हाउ मैनी पिजन्स आर देयर इन माई फार्म हाउस? रैबिट्स के पास कितने लेग होते हैं और पिजन्स के पास, और रैबिट्स के पास कितने हेड होते हैं और पिजन के पास? हाँ, एक। अच्छा बताओ कितने लेग कॉमन है? 2। बस यही लॉजिक लगा ना, वहां पे समझ में आ जाएगा। हेड्स आर काउंटेड मतलब पिजन्स हैं या कुछ भी है तो हेड उतने हैं, दैट मीन जितने हेड हैं उतने जानवर हैं। तो हमको पिजन मिला के और रैबिट मिला के एक बात कंफर्म हो गया कि 280 है, क्योंकि इतने ही हेड हैं। क्योंकि पिजन के पास भी एक ही हेड होता है और रैबिट के पास भी एक ही हेड होता है। दैट मीन्स ये दोनों को हम काउंट करें यानी जानवर को ही तो काउंट कर रहा है। तो ये टोटल पिजन प्लस रैबिट आ गया 280, इतना तो कंफर्म हो गया ना। अब उनके लेग को काउंट करने जाता हूँ तो क्या होता है, मुझे पता है पिजन के पास 2 लेग होते हैं, रैबिट के पास 4 लेग होते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ 2 लेग्स और 2 + 2 कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि मैं मान के चलता हूँ कि सारे के सारे लोग जो 280 मैंने काउंट किए उसको मिनिमम कितने लेग बांट दूँ? 2-2 है ना, 2-2 मान लो, सबको पिजन ही मान ले भैया, सबके पास 2-2 टंगड़ी है तो ठीक है, तुम बोला ठीक है। तो 280 और हर किसी को 2-2 लेग दे दो तो कितना हो गया? 560। टोटल बांटना कितना, कितने लेग हैं देखो तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 820। तो 820 में से 560 हम लेग बांट दिए हैं तो कितना बचा? 160 या 260? 260। ये किसके लेग है ये बताओ तो, किसके हाथ में लेग लेके बैठे हो? दोनों के? पिजन का लेग? क्या बोल रहे हो तुम लोग? ओब्वियसली रैबिट पिजन का ले तो लिए, रैबिट पिजन का। अरे 2-2, फिर से वही बात समझो तुम्हारे पास, पहले फिर से लॉजिक लगाओ, सुनो मेरी बात। पिजन और रैबिट को हमने एक लाइन में खड़ा कर दिया, ओके। मेरे तो हमने हेड काउंट किया तो कितना आया? हेड मतलब वो पता चल गया कि हेड, और क्योंकि पिजन के पास भी एक ही हेड है, रैबिट के पास भी एक ही हेड है, तो टोटल मिला के जानवर पता चल गया कि 280 जानवर है, ठीक है, पिजन। और अब एक लाइन में खड़ा कर दिए। तुम बताओ अब हम बांटना शुरू करें, हमको नहीं पता कि कैसे बांटें, तो हम एक काम करती है कि सबको पहले कितना लेग लेग हाथ में थमा दिए, बोलो 2-2, ठीक है। बोले पिजन को बोले भाई तुम 2 ले लो, रैबिट को बोल दिया कि तुम भी 2 ले लो, फिलहाल लो, बाद में हम आकर के लौट के देखेंगे क्या होना है। तो सबको दे दिए, तो दैट मीन 280 जानवर को पहले 2-2 लेग बांट दिए, तो कितना लेग बच गया? कितना लेग हो गया? 560। अब बताओ कौन लोग पिजन और रैबिट में कौन सेटिस्फाई हो गया, किसका काम हो चुका है? पिजन का 2 लेग था उसका मिल गया ना, अपना पिजन को अपना मिल चुका है ना। रैबिट अभी भी 2 टांग पे खड़ा है, समझ रहे हो ना, जैसे तुमने सिर्फ 2 ही टांग दिए हैं तो वो 2 टांग और दोगे ना उसको, तो दैट मीन्स 260 लेग हमारे पास पड़े हुए हैं टांगे, और एक रैबिट को 2 टांग देना है, तो कितने रैबिट हो गए? नंबर ऑफ रैबिट कितना हो गया? 260 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 130। अब बताओ 130 हमारे पास रैबिट है, ये हमारे पास आ गया ना 130, तो बताओ पिजन कितने हो जाएंगे? 1 आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुम वीडियो देखकर ही अब समझना कि कैसे हुआ है। क्या कर सकते हैं, हो सकता है तुम लोग इतना डेटा बर्बाद कर देते हो सुबह से शाम तक कि क्लास के लिए बचता ही नहीं है, ठीक है। तो कल हम 38 क्वेश्चन, हाँ आज हम थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सब नहीं कर पाए, थोड़ा जो हम लोग सीखते हैं नया
उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। अच्छा ये बताओ, कल हम स्क्वायर रूट जो पढ़ाए तो उसमें किसी को डाउट है क्या? कुछ क्या तुमने वीडियो देखा था, समझ में आ गया होगा? या मैं अभी अभी बोलो तो बता दूं, बाकी लोग जा सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट सही है, जिनका स्क्वायर रूट, हाँ ठीक है, बाकी जिनको स्क्वायर रूट पे प्रॉब्लम है वो रुके, बाकी क्लास एंड हो चुका है, ठीक है, वो कल मिलेंगे हम लोग।